प्यारे साथियों, नमस्कार भाई, जय हिंद सभी को। क्या हाल है आप सभी के। मॉक टेस्ट नंबर 7 आप लोगों ने लगा लिया था, उसका सॉल्यूशन आप लोगों के सामने है। मॉक टेस्ट नंबर 7 जब आपके सामने आया तो 5 और 6 जब आए उसके बाद में फिर से एक ऐसा मॉक टेस्ट था जिसमें क्वेश्चन कुछ अच्छे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 5-6 में आप 20 प्लस में हैं तो फिर यहाँ पर आप 15 प्लस में होना जरूरी है। देखिए, अच्छे बच्चे तो 20 प्लस में होंगे, बट एवरेज स्टूडेंट से भी उम्मीद है कि वो 15 या 15 प्लस में जरूर रहें, क्योंकि अगर आप यहाँ इतने मार्क्स लाते हो तो वहां पे आपका स्कोर और भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि इसमें बहुत कुछ आप सीखेंगे। बताना कौन सा क्वेश्चन आपने इसमें सीखा, कौन सा क्वेश्चन गलत रहा आपका। पहला वर्ड है ऑक्लूड। जैसे ही वर्ड सामने आया होगा मॉक टेस्ट करते समय तो आपको लगा होगा यार पहला ही वर्ड ऐसा आ गया। देखिए, बहुत देर से आप देख रहे थे 6-7 मॉक टेस्ट में कि वोकैबलरी उतना अच्छा नहीं था, और मैं हर एक मॉक टेस्ट पे ध्यान रखता हूँ कि किसमें मैं क्या एवरेज दे रहा हूँ, फिर मुझे कब वो उठाना है और कब किसको गिराना है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ही ये मॉक टेस्ट चेक कर रहा हूँ। तो अब ऑक्लूड क्या है भाई। ऑक्लूड का मतलब, अब जैसे आया, भले ही आपको टफ लगा हो, तो कभी कभी ना ऐसा वर्ड जो बहुत टफ आ जाता है, रेयर आएगा कभी ऐसे वर्ड जो आपने सुना ना हो, हालांकि बहुत बच्चों को पता भी होगा इसका। ठीक है, तो ऐसे में ना कभी कभी एक चीज अप्रोच अपनाना, अगर आप 100% अटेम्प्ट करोगे तो इंग्लिश में तो करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप ऐसे करना जैसे इसका सिनोनियम निकालना है। तो आप देखना जैसे दो मीनिंग, आपको ये वाला मेथड कई बहुत बार काम करेगा। हालांकि मैं यहां तो कोशिश करता हूं कि यहां काम ना करने दूं, बट वहां पे काम करता है ऐसा कि प्रमोट और क्लियर लगभग लगभग सेम से ही आ रहे हैं। किसी चीज को क्लियरेंस देना, स्पष्ट करना, प्रमोट करना, है ना। तो अगर ये होगा तो ये भी एक तरीके से हो सकता है कहीं ना कहीं। ये तब है जब आपको बिल्कुल ना आ रहा हो और आप चाहते हो कि यार मैं लगा के आऊं और मेरे सही होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। तो और ये भी पॉजिटिव ही जा रहा है कहीं ना कहीं, तो इसका जो ऑप्शन होगा यही इसका आंसर होगा। और ऑक्लूड का एक्चुअल मीनिंग यही होता है। ये तब है जब आपको वहां ऐसा वर्ड आ जाए, और ना जाने किस किस से, देखिए 100 वर्ड आए उसमें से 90 वर्ड एवरेज होते हैं, लेकिन 10 वर्ड टफ होते हैं। तो वो किसकी मीटिंग में फंस जाएगा क्वेश्चन, और आपको 100% ठीक करके आना है। तो कोशिश करिएगा इस तरीके से, अगर निकाल पा रहे हैं तो निकाल लेना वहां पर। ये नहीं, एक तो होता है आंख बंद के मार करके मारने वाला। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखना इसको। तो इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, यानी कि रुकावट पैदा करना। ठीक है, तो ऑक्लूड का मतलब होता है ब्लॉक करना, क्लॉक करना या रुकावट पैदा करना। हिंडर, इम्पीड, ब्लॉक, ये सारे मीनिंग आपको पता ही हैं। ठीक है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल आसान थे। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सिनोनियम फिर से पूछा था, सेपलेस। अब आपने देखा बहुत ही आसान सा वर्ड आ गया। ठीक है, तो एग्जामिनर ये बात ध्यान रखता है कि अगर एक वर्ड टफ दे दिया तो बहुत सारे नहीं टफ देगा, क्योंकि वो आपसे टफ टफ नहीं खेल रहा है। टफ दे दिया तो फिर नेक्स्ट इजी भी होगा कहीं ना कहीं। बाकी पार्ट इजी होगा, कुछ पार्ट अच्छा भी होता है। ये आपकी साइकोलॉजी से खेला जाता है, बट आपको हर तरीके से तैयार होना है। बस हमारे यहाँ मार्क्स, अगर मॉक टेस्ट के मार्क्स से सिलेक्शन हुआ करते, ये डिसाइड होता, तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके मार्क्स मॉक टेस्ट में बहुत कम रह जाते हैं और वहां पे अच्छा स्कोर आता है। तो इसीलिए हमेशा मोटिवेटेड रहो, फर्क नहीं पड़ता। यहां आपको सिर्फ सीखना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। शेपलेस, अब जिसकी कोई शेप ना हो तो दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस। बाकी ऑप्शन बहुत आसान है, डिलीजेंट मेहनती, एब्स्ट्रूज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और इंडिजेंट क्या होता है, गरीब, पुअर। अब शेपलेस, फॉर्मलेस, अमॉर्फस, अनस्ट्रक्चर्ड, जिसकी कोई फॉर्म ना हो। एमॉर्फस का भी यही मीनिंग है, तो ऑब्वियसली बात है सेम आएगा। शेपलेस, फॉर्मलेस, इंडेफिनिट। डिलीजेंट, हार्डवर्किंग, इंडस्ट्रियस, एसिडस, मेहनती। एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर भी नॉट क्लियर ही होता है। कॉम्प्लेक्स, पजल्ड। इंडिजेंट, पुअर, नीडी, डेस्टिट्यूट, गरीब। ठीक है, चलिए एंटोनियम, लोकेशियस। अब कई बच्चे मैं लिख के दे सकता हूं आपको, अभी कमेंट बॉक्स में भी वो बताएंगे ईमानदारी से, उन्होंने टॉकेटिव मार के आगे बढ़ गए होंगे। लेकिन यहां पे आपसे क्या पूछा था, एंटोनियम, तो रेटिसेंट इसका उल्टा हो जाएगा। हालांकि उनको आता है, बट किया होगा पक्का, देख लेना गलती किया होगा। ग्लूमी, निराश। फेरोशियस होता है वाइल्ड, खूंखार, एकदम जंगली, है ना। चलिए लोकेशियस, टॉकेटिव, चैटी, गेरुलस, बातूनी। टॉकेटिव होता ही लोकेशियस है, वर्बोज, कम्युनिकेटिव। ग्लूमी, सैड, डिसमल, निराश, मैलंकली, है ना, निराशा। फेरोशियस होता है फियर्स, खूंखार, सैवेज, वॉयलेंट, है ना, जैसे फेरोशियस डॉग होता है, कुत्ता बहुत खूंखार होता है ना। रेटिसेंट होता है शांत, रिजर्व्ड, साइलेंट या टेसिटर्न। ठीक, चलिए कॉल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड। अच्छा, मैंने यहां पे लिख दिया था, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर कोई वर्ड आपको टफ लग रहा है तो मैं वहां लिख दूं, आपको ये रहे कि वो रिलेवेंट नहीं है। ठीक है,
चलो, कॉइल ऑफ फायर अपॉन हिज हेड, इसका मतलब क्या है? जब आप अपने दुश्मन को, जैसे मान लो सामने वाले ने मेरे साथ गलत कर दिया, मैं फिर भी उसके साथ प्यार से बात कर रहा हूं, फिर भी काइंडनेस दिखा रहा हूं, तो दूसरे को ऐसा करके शर्मिंदा करना, ये कहलाता है कॉइल ऑफ फायर अपॉन हिज हेड। ये मैंने ए टू जेड जो आपको वो ईडीएम कराया था वहां पे भी कराया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, टू मेक समवन फील अशेम्ड गिल्टी, है ना, शर्मिंदा महसूस कराना किसी को, कैसे ट्रीट करके? काइंडनेस, विद काइंडनेस। ठीक, ऑल ग्रीक टू मी, लैटिन एंड ग्रीक पढ़ाया हुआ है, आपको आना चाहिए था ये बिल्कुल। इसका मतलब होता है कोई चीज जो समझ से बाहर होती है, कभी कभी ग्रीक दे देगा, कभी कभी लैटिन एंड ग्रीक दे देगा, बात एक ही है, जो समझ में ना आए, जो स्पष्ट ना हो। गवर्नमेंट बाय अ ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल, आपने किया ही होगा इसको, ओलिगार्ची, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। एरिस्टोक्रेसी, ग्रुप ऑफ व्हाट, कैसे लोगों का समूह, मतलब कैसी सरकार होती है, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, तो एक ऐसी सरकार है जहां पर इलीट पीपल, है ना, हाईली एजुकेटेड पीपल या इलीट क्लास जो है वो क्या करता है? रूल करता है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, है ना, और प्लूटोक्रेसी, रिच पीपल, ये आपका हो जाएगा। तो बाय द नोबल या अपर क्लास कह सकते हो, ये हो गया ऑफिशियल्स। और ओलिगैर्ची क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। प्लूटोक्रेसी ये आ गया अमीर लोगों की सरकार। ठीक, हाँ, अब मेरी तरफ मत देखो बिल्कुल भी, मैं ऐसे क्वेश्चन सच बताऊं नहीं देना चाहता, बट सीजीएल 2025 के जब वन वर्ड उठा के एक बार देख लेना, या मॉक टेस्ट अगर दिए होंगे पीवाईक्यू के, तो तुम्हें फिर तो इज्जत होगी ही, है ना। क्योंकि मैं ऐसा एक दो वन वर्ड हर मॉक में इसलिए देता हूं क्योंकि ऐसे हुआ है कि क्लोज आए हैं, पता नहीं चला क्या है। अब हो सकता है 26 में इजी भी आएंगे, है ना, बट अगर हम, मुद्दा यह है कि हमने उस फाइट के लिए तैयार रहना कि अगर मेरी किस्मत खराब हुई तो उस दिन के लिए भी खड़े रहना है। तो अगर ऐसी चीज आ रही है तो उसको गलत मत लो, है ना। चलो जी, अब वन हु विड्रॉन्स फ्रॉम सोसाइटी, समाज से दूर चला जाता है सॉलिट्यूड में रहने के लिए, लेकिन यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका रिलीजियस रीजन होना चाहिए। अब रिलीजियस रीजन मतलब धार्मिक चीजों के लिए, अब क्योंकि ज्यादातर ने इसमें या तो ए लगाया होगा, है ना, या रिक्लूज लगाया होगा, या एसेटिक में गए होंगे, और इसका आंसर क्या था? एंकराइट था, ये इसका आंसर था। अब मैं आपको इसको सिखाता हूं, चारों के चारों समझिएगा। देखो, हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन अवे फ्रॉम सोसाइटी। रेक्लूज, अ पर्सन हु अवॉइड्स पीपल एंड लिव इन सेक्लूजन। सबसे पहले तो इसको बाहर करते हैं। रेक्लूज कौन होता है? देखिए, रेक्लूज का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो मैं कहूं कि भाई मैं रेक्लूज हूं, तो इसका मतलब है कि मैं लोगों से बातचीत नहीं करना चाहता, ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता हूं, ठीक है, मुझे ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं सोसाइटी में ही रहूं, ठीक है। इसी ने कहा इसने अवॉइड पीपल, लोगों को अवॉइड करता, रहता मैं समाज में ही हूं, बट मैं लोगों से ज्यादा बातचीत करना नहीं चाहता, तो मैं रेक्लूस की कंडीशन में हूं। तो ये तो बिल्कुल अलग हो गया है। ठीक है जी, आओ, एस्थेटिक क्या होता है? अ पर्सन हु लिव्स अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ, यानी कि यहां पर एस्थेटिक में क्या होता है? अपने ऊपर डिसिप्लिन लगाता है, ठीक है, ये लोगों को अवॉइड नहीं करता। इस बाकी में तो हो सकता है लोगों को अवॉइड हो, इसमें लोगों को अवॉइड करना नहीं है, ये अपने ऊपर एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थोपता है कि भाई मैं डिसिप्लिन वाला जीवन जीऊंगा। तो यहां भी लोगों से दूर जाने की तो बात इसमें है नहीं। तो इसमें क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है स्ट्रिक्ट लाइफ, ठीक है, डिसिप्लिन वाली लाइफ थोपना अपने ऊपर, तो ये भी अलग हो गया। अब हर्मिट और एंक्राइट में आ जाओ जरा। वो कह रहा है आपसे, अ पर्सन हु लिव अलोन अवे फ्रॉम सोसाइटी। इसमें एक बात आपको बता दूं कि ये जो बंदा है ना एंकराइट, ये एक तरीके से, क्योंकि चर्च वगैरह में आता है, तो ये एक कमरे में ही बंद रहता है, अपने आप को बंद कर लेता है बिल्कुल, ठीक है। ये एक कमरे में ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा, मतलब इसको घूमने की वो परमिशन नहीं होती है, ये अपने आप को एक ही उसमें बंद रखता है। और पर्पस जो होता है इसका, ये होता है रिलीजियस, रिलीजियस पर्पस की वजह से, धार्मिक पर्पस होता है इसका। ये जो है, ये वॉन्डरिंग भी हो सकता है और एक जगह रहकर तपस्या भी कर सकता है, इसमें वॉन्डरिंग भी केस हो सकता है, ठीक है। इसीलिए उसने कहा है अ पर्सन लिव्स अलोन अवे फ्रॉम सोसाइटी, समाज से दूर है, बट ये अकेला भी रह सकता है और ये वॉन्डरिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हर्मिट, संत। और ये आपको पता ही है, रिलीजियस पर्सन, और ये बिल्कुल एक कमरे में बंद करके अपने आप को रखता है, ठीक है। विड्रॉस फ्रॉम सोसाइटी, समाज से बिल्कुल दूर हो जाता है। टू लिव इन सॉलिट्यूड, बिल्कुल एकदम एकांतवास में आ जाता है ये, ठीक है। और इसका पर्पस भी क्या होता है? रिलीजियस पर्पस होता है।
ठीक, ये इन सब का डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट माइन्यूट सा डिफरेंस है इनके अंदर। अच्छा जी, एमटीएस में पूछा था ये आपसे स्पेलिंग, और ये आपसे हो भी जाना चाहिए था, क्योंकि प्रोपेल प्रोपेल का जो आना था, ये ड्राइविंग फोर्स जो किसी चीज को आगे बढ़ाता है वो कहलाता है प्रोपेल। ठीक है, इसमें PROPEL, यही स्पेलिंग इसकी गलत थी। ठीक है, PROPEL यानी कि आगे बढ़ाना, धकेलना किसी चीज को। कैरोजल, ये तो एक तरीके से झूला होता है जो ऐसे रोटेट करता है ना, उसे हम कैरोजल कहते हैं। ठीक, अपैरल ये सबको पता ही है, क्लोथिंग्स है ना, ड्रेस होती है। लॉरेल, लॉरेल तो मैंने बताया है कि विराट कोहली हैज वॉन लॉरेल्स इन लाइफ लाइंग, यानी कि जीवन में बहुत कुछ उसने अच्छा अचीव कर लिया है। तो यानी कि ऑनर प्रेज जब आपको मिलता है आपकी उपलब्धि के बाद, उसे कहते हैं लॉरेल्स। ठीक है, रेस्ट ऑन लॉरेल्स आपने ईडियम भी सुना होगा। नेक्स्ट जनरेशन हैज बिकम वेल ट्रेवल्ड, टेक सेवी, ये टेक्निकल वर्ड है, पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। टेक सेवी लोग कौन से होते हैं? जैसे आई एम नॉट अ टेक सेवी, क्यों? क्योंकि मैं टेक्निकली एक्सपर्ट बंदा नहीं हूं। तो टेक सेवी, टेक में TECH, तो ये तो आपको वैसे ही हटा देना चाहिए था, है ना। अब सेवी का स्पेलिंग आपको सही करना था, इसमें ऐसे VVY वाला आना था। ठीक है, तो टेक सेवी मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो एक्सपर्ट होता है। किसमें एक्सपर्ट होता है? टेक्निकल चीजों में, है ना। ये रहा, स्किल्ड इन यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स। अब सब्जेक्ट हमारा यहां पर क्या है? सब्जेक्ट था हमारा यहां पर ये रहा, एक्सपर्ट्स। कौन से? एग्रीकल्चरल। तो जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने पाया, कब पाया? पास्ट में, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है, दैट द सॉइल वाज सीरियसली डेफिशिएंट इन। डेफिशिएंट के साथ प्रपोजिशन आती है इन, किसी चीज की कमी होना। ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना। नेक्स्ट, स्टूडेंट रेस्पॉन्डेड टू द क्वेश्चन सो लॉजिकली दैट द ऑडियंस। अब देखो, स्टूडेंट ने रेस्पॉन्ड किया, पास्ट में, सही बात है। ठीक है, रेस्पॉन्ड टू समथिंग, किसी चीज का रेस्पॉन्स दिया उसने, है ना। लॉजिकली दिया, हाउ, है ना। रेस्पॉन्ड कैसे किया? वर्ब की विशेषता एडवर्ब बता रहा है ना, एडवर्ब हो गया। कैसे किया? सो लॉजिकली, ये भी एडवर्ब हो गया। एक एडवर्ब को दूसरा एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है। दैट की ऑडियंस ने प्रशंसा की, उसी समय की होगी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाना था क्वेश्चन आपका। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को तो सीधा देखते ही मार दिया होगा उस बच्चे ने जिसको ये पता था कि प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, और रिप्लीट के पीछे विद कई बार सर से सुना है हमने, है ना। तो रिप्लीट विद का मतलब होता है फुल ऑफ, कि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, इसमें कुछ और था ही नहीं, इसमें बस सीधा साधा प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है ना, रिप्लीट विद। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया आपके सामने आया होगा, है ना, मुझे थोड़ा सा अलग लगा, यूनिक, तो मैंने इसलिए डाला आपके इसमें। अब देखो, एक रॉबरी हुई, क्योंकि रॉबरी कोई फिक्स नहीं है, आपको नहीं पता कि किस रॉबरी की बात हो रही है, तो इसीलिए इंडेफिनेट आर्टिकल आ जाएगा। ठीक है, अब इंडेफिनेट आएगा तो ये तो खत्म हो गया। तो देयर वाज अ रॉबरी, एक रॉबरी हुई यूनिवर्सिटी कैंपस में, क्योंकि उसने इसके बारे में ही जिक्र कर रखा है ना, तो ये यहां पर डेफिनेट है कि उस यूनिवर्सिटी कैंपस में एक रॉबरी हुई। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस, यानी कहीं भी पता नहीं कहां हुई, नहीं, एक यूनिवर्सिटी कैंपस है उसके अंदर हुई। ठीक, तो इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। अब अ थीफ एंटर्ड, आ क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अभी तक आपको नहीं पता है कि कौन चोर है। द थीफ, ये वाला थीफ नहीं, कौन सा थीफ हमें नहीं पता, बट एक चोर था, उसने एंट्री की इन, अब बॉयज हॉस्टल, लड़कों के हॉस्टल में, तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपको ये पता है कि ये कौन से वाला है, मतलब कौन सा हॉस्टल है, तो डेफिनेट है, तो इन द बॉयज हॉस्टल। ठीक है, तो अब देख लो, ए द, ए द, ए द, ए द, ए द, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड टुक अवे, और वो वहां से क्या ले गए? एक लैपटॉप जो है उठा के ले गए। FIR से पहले आपको पता है एनी आता है, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? एन FIR वॉज लॉज, तो एक लैपटॉप ले गए। और किसके द्वारा? प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जो है वो डेफिनेट है, एक ही है, तो इसीलिए ए आंसर हो जाएगा, है ना, बाय द प्रिंसिपल, ए इसका आंसर बैठेगा। ठीक, चलो, व्हेन इट कम्स टू लव ऑफ स्पोर्ट्स, जब भी हम बात करते हैं ना कि खेल के लिए प्रेम, उस समय पर ही कॉल्स ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल। ठीक है, तो अपने फादर को वो कैंसिल कर देता, कोई सेंस इस बात का नहीं है। हाँ, आप फंसे होंगे इसमें और इसमें, है ना, लेकिन आपको सोचना था, जिन बच्चों ने ये लगाया, मुझे पता है कई लोगों ने लगाया है,
पिताजी की देखभाल नहीं कर रहा है, स्पोर्ट्स की बात कर रहा है यार, कि जब भी हम स्पोर्ट्स के प्रेम की बात करते हैं तो वो अपने पिताजी के जैसा है। तो टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल, किसी के जैसा होना। कॉल ऑफ का मतलब किसी चीज को रद्द कर देना, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, रन आफ्टर का मतलब किसी चीज को फॉलो पीछा करना, चेज करना, और टेक आफ्टर का मतलब फैमिली में किसी के जैसा होना, है ना। तो स्पोर्ट्स में वो अपने पिताजी के जैसा ही है। ठीक, नेक्स्ट। चलिए, अब इस PQRS को जब आप जोड़ रहे होंगे तो आपने ये देखना था कि जैसे कि सपोज करो ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरीके से देखा। अच्छा, सी से तो है ही नहीं, तो हटा दो सीधा ऑप्शन में। ठीक, अब आ जाओ बी डी और ए पे। बी डी और ए, बी में लिखा है द थॉट्स एंड आइडियाज कंटेन इन अ किताब, इन अ बुक, किसी किताब में जो विचार होते हैं आर इमोर्टल, वो अमर होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो विचार किसी व्यक्ति के होते हैं, किताबें हमेशा रहती है, इंसान रहे ना रहे। लाइक किसकी तरह, तुलसीदास, ये एंड ये, बाइबल और मैनी अदर रिलीजियस आर लाइक दिस इज एन एक्सेट्रा। ओके, ऑन द अदर हैंड, इसको तो हटाई दो, सी तो खैर। टू थिंक दैट अ कंप्यूटर वुड वन डे रिप्लेस अ बुक इज नीडेड अनथिंकेबल एंड फार फेस्ट। ठीक है, अ बुक, एक अच्छी किताब, इन द वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन, इज द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्पिरिट एम्बार्ड एंड ट्रेजर्ड अप टू अ पर्पस ऑफ अ लाइफ बियॉन्ड लाइफ। देखो, अब आप एक चीज को नोटिस करो कि जैसे मैंने जब इसको एक बार पढ़ा तो मुझे एक बात समझ में आई कि कंप्यूटर की बात यहां हो रही है और कंप्यूटर की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, बुक का जिक्र इसमें है और बुक का जिक्र इसमें है, मतलब ये दो पेयर कहीं ना कहीं बनने वाले हैं। तो अगर मैं दो पेयर की बात करूं तो एक चीज मुझे समझ में आती है कि जैसे मैं कहूं कि भाई बी और डी में से कौन सा पहले आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। तो उसने कहा है कि कोई भी किताब, अ गुड बुक मतलब दुनिया की कोई भी एक अच्छी किताब हो, ठीक है, उसके अंदर विचार तो बाद की बात है, पहले एक किताब आती है, फिर किताब के अंदर क्या है वो हम बाद में जाएंगे। तो डी वाला पार्ट पहले आएगा और डी के बाद ही बी बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर से तो अभी कोई नहीं, पहले किताब का रिलेशन किताब से है। तो जैसे उसने कहा कि एक अच्छी किताब जो है मिल्टन के हिसाब से वो होती है, क्या होती है, इज द प्रीशियस लाइफ ब्लड ऑफ अ मास्टर स्पिरिट, मतलब जैसे किसी इंसान की एक कीमती अंतरात्मा होती है ना, उसी तरीके से जो एक किताब होती है जिसके अंदर, है ना, एम्बार्ब्ड एंड ट्रेजर अप टू अ पर्पस, टू अ लाइफ बियॉन्ड, सॉरी, टू अ लाइफ बियॉन्ड लाइफ, मतलब जिसको हमेशा सजो के रखा जाता है, सदा 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 के लिए। ठीक है, जिसके अंदर सारी चीजें छिपी होती हैं, सारे वर्ड्स, सारी चीजें, मतलब जैसे एक इंसान की एक नॉलेजेबल पर्सन होता है ना, तो उसके अंदर जो एक आत्मा होती है, उसी तरीके से किताब अपने अंदर जो है सारी चीजों को कवर अप करके रखती है। तो ये उसने बताया, और फिर उसी और उन्हीं के थॉट्स की बात जो है फिर उसने ये कर दी, है ना, उन्हीं थॉट्स को एक्सप्लेन कर दिया। तो डी के बाद बी आ जाएगा, अब बस खत्म हो गया, तो फिर तो यहीं पे खत्म हो जाना था, डी के बाद बी। तो ये तो किताब का हो गया। अब ऑन द अदर हैंड फिर कंप्यूटर की बात कर दी, फिर उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है ना, इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन विद अदर्स, बाकी चीजों के साथ। अब जैसे इसमें आप जोड़ोगे यहां पर, तो इस प्रकार बायोगैस एक नॉन पॉल, ये तो फिर एक्सप्लेनेशन हो गया, कंक्लूजन कि भाई इस प्रकार, इसका मतलब बी से स्टार्ट नहीं होगा। फिर आता है एनारोबिक डिग्रेडेशन, मींस एनारोबिक डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है। ठीक, मीनिंग समझा दिया। जबकि यहां पर किसने कहा है बायोगैस जो है वो एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट के एनारोबिक डिग्रेडेशन की वजह से बंद होता है। अब एक बात समझो ना, ये एक मेथड बताया, फिर उस मेथड को एक्सप्लेन किया, तो ऑब्वियस सी बात है फिर सी से भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले तो ए ही आना है वहां पर। और डी में कहा है इट इज मोस्टली यूज इन रूरल एरियाज, इसका इस्तेमाल रूरल एरियाज में किया जाता है, जहां पर एम्पल एनिमल और एग्रीकल्चर वेस्ट जो है वो अवेलेबल होता ही होता है। ठीक है, अब एक बात सीधी सी सोचो कि उसने कहा कि ये बायोगैस क्या है, फिर ये कैसे प्रोड्यूस होता है, बायोगैस क्या है, कैसे बनता है, यूज हम बाद में बताएंगे उसके। तो ऑब्वियस हुआ कि हमारा जो है ये डी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ए वाला पढ़ लो अब जरा इसको। ए के बाद एनारोबिक इसमें दिया था, इसके बाद सी आएगा, क्योंकि यहां पर एनारोबिक दिया हुआ, तो ए के बाद सी आना ये कंफर्म है, और इस वाले में तो ए के बाद सी का पेयर नहीं है, ये भी बात कंफर्म है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में हाथ खड़ा कर लो सीधे सीधे से कि यार भाई आप जब सॉल्व कराते हो ये बात तुरंत बताते हो कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और यहां सारा खेल है एक्सपीरियंस का। तुमने बहुत बच्चों ने मारा होगा ये वाला, क्योंकि आपको ये दिखाई दिया कि यह लेट यहां पर है, तो लेट का ऑप्शन ढूंढो, है ना। अब लेट के हमारे पास क्या है,
दो ऑप्शन है, या फिर कुछ लोगों ने ये नहीं मारा होगा तो ये मारा होगा। हाँ, ये मारा होगा ज्यादा तेज बच्चों ने थोड़ा सा, जिनको पता है कि लेट के पीछे बेस फॉर्म आती है, ये मारा। बट ये नहीं देखा टीचर लेट स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट है तो सब्जेक्ट आएगा यहां पर, टीचर का टीचर नहीं रहेगा बेटे। और लेट के पीछे इन्फिनेटिव कभी नहीं आता, ये भी गलत है। तो अब बात यह है कि तो सर फिर वर्ब कैसे बदल दी, बदल दी, क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर ये तो इरिलेवेंट क्वेश्चन है, सीजीएल 2025 का ही क्वेश्चन है, बताओ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं इन मॉक टेस्ट को लगाते चले जाओ, मजा आ जाएगा बात में। ठीक है, एडिक्विटी ने जितनी हरकतें की हैं सब सिखा दूंगा मैं तुम लोगों को। तो भाई अब मेरी बात सुनो ध्यान से। द टीचर लेट द स्टूडेंट्स एंटर। अब देखो ये क्वेश्चन यही वाला सही हो जाता अगर इसमें टू एंटर की जगह एंटर होता। इसका मतलब जानबूझ के आपसे चेक करवाना चाह रहा था कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है। तो फिर लेट तो अपने पीछे नॉन फाइनाइट बेयर इंफिनिटिव लेता है। अलाउ, क्योंकि लेट का मतलब अलाउ ही होता है, वो अपने पीछे इंफिनिटिव लेता है, तो ये वाला सही था, बाकी सब कुछ सेम था, बस यहां खेल इसी ही चीज का था। अगर तुम्हें ये सारे खेल खेलने हैं और एडिक्विटी की देही तोड़नी है इन देसी भाषा, है ना, इफ यू वांट टू मास्टर ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स ऑफ एडिक्विटी, स्पेशली इन दिस चैप्टर नरेशन, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन गलत होते हैं आपके जब भी कुछ नया आता है। संडे को शाम को 7 बजे, यादव जी 7 बजे 8 बजे, 8 बजे, 8 बजे शेड्यूल लगा हुआ है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, स्पेशली इस बुक में भी और जो अलग से क्वेश्चंस हैं वो भी। ठीक है, इंग्लिश कॉन्सेप्ट ये जो है कॉन्सेप्ट बुक में। ठीक है, तैयार रहना, अपना सारा काम धाम करके पहले से ही रेडी रहना, क्योंकि उस दिन तुम मुझसे लाइव में सारे डाउट्स भी पूछ सकते हो, और मैं बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। रात को मैंने इसीलिए रखा, जनरली मेरी क्लास दिन में होती है, क्योंकि संडे का दिन होगा, शाम को हम आराम से 2 3 4 5 घंटे जब तक भी तुम्हारे अंदर हिम्मत होगी, क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है, इसीलिए मैंने अलग से टॉपिक रखा है, क्योंकि हर मॉक टेस्ट में गलतियां हो रही हैं, और जब भी कुछ नया आएगा गलती करोगे ही करोगे। ठीक है, और नया आएगा ये कंफर्म है, खासकर ग्रेजुएशन लेवल पे तो आएगा ही आएगा। चलो, अब जैसे यही तुमने गलत मारा, ठीक है, बताता हूं कैसे मारा तुम लोगों ने। जज ने प्रिजनर से पूछा इफ ही हेड, अब तुम्हें पता है इनडायरेक्ट स्पीच है ये, है ना, तो तुमने यहां नोटिस किया कि यहां पर हेड है, आधे लोगों के तो बुद्धि में सीधा गया ओ हो बताना, खाओ माँ बेटा कसम है तुम्हें, कमेंट बॉक्स में ना, कमेंट बॉक्स में कसम दे रहा हूं हर उस बच्चे को, सीजीएल एस्पिरेंट को, कि जिसने यही सोच के इसका आंसर मारा है जो भी मैं बताऊंगा और वो गलत हो गया, है ना, कमेंट में लिखना कि सर यस यू आर राइट, यही सोच के लगाया था कमबख्त। अब आपको कैसे पता? क्योंकि भाई देखो, मैं क्या कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि भाई यहां क्वेश्चन इसने दिया, वहां दिया, यहां दिया, यहां दिया, अच्छा इसने ये, अच्छा, तो मेरा काम है कि यार ये क्या सोच के आ रहा है, करवाना क्या चाहता है बच्चे से, पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब वो सोचना मेरा काम है, तुम्हारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तुम नहीं सोच सकते। ठीक है, तो मैंने सोचा अच्छा ये चीज कर रहा है, चलो यही चीज स्टूडेंट्स को देते हैं, करवा दी गलती। अब क्योंकि कर ली है तो वहां नहीं करोगे, और अगर ये सब गलतियां यहां ना कराऊं तो फिर वहां तो करोगे ही करोगे। और यहां क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। कमेंट छोड़ना इसका लिए स्पेशल कि तुमने ये वाला आंसर मारा, कि तुम्हें लगा पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, है ना, लेकिन दिले नादान, पास्ट परफेक्ट में तब ये होता जब, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट तब बनता है जब हेड प्लस V3 होता है। यहां तुमने इसको तो चलो हेल्पिंग वर्ब मान लिया, हेड, V3 कहां है, एनीथिंग, तो प्रोनाउन हो गया। अगर तुम ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहां है लाला, क्यों रे मेरे बच्चे, कहां है बता बता। है ना, तो इसलिए ये गड़बड़ है। पता क्या, समझो, ये तुम्हें भी पता है, हाँ यार ये तो ये तो एक वर्ब तुम्हें भी पता है, बट समस्या क्या है कि वहां टाइम जब 15 मिनट लग गया ना, ये तो इंग्लिश मैथ्स के मास्टरों ने इतना खामखा की चीजें वो बना रखी हैं कि 15 मिनट में ये, वहां तो बवाल होना ही होना है। बट समस्या क्या है, इंग्लिश वाले इस पे बहुत ज्यादा वो नहीं करते, समस्या तो यहां भी होनी है, और अगर यहां समस्या हुई तो मैथ तो वैसे नहीं होगा, और जिसको इसमें भी हुई वो जाएगा बाहर रेंज से। तो वही संभाल सकता है मैथ की दिक्कत को जिसकी इंग्लिश संभाली जाएगी, तो दोनों में से एक ही गड़बड़ झेल सकते हो।
तो प्रेशर में गलत हो रहा है, वैसे तुम्हें आता है ये चीज, प्रेशर में गलतियां हो रही हैं और यही गलतियां जो है यहां दूर करनी है। अब देखो, तो डिड का ये तो खत्म हो गया। अच्छा, अगर तुमने कहा सर यू हैव का हेड कर दो, कुछ नहीं, ये भी मारा होगा। अब जिसने ही मारा होगा सर पे बैठ गया होगा, ये कैसे गलत हुआ, यही तो जानना था जब सही तो था। अरे गधे, क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव, क्या तुम सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो इसको? समझो, ऑप्शन ऐसे डिजाइन किए गए हैं जहां प्रेशर में, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी रह चुका हूं और लंबे समय रहा हूं, तो मुझे ये पता होता है कि यार यहां पर ये सोच के आदमी गलत कर सकता है। क्वेश्चन आज के टाइम में क्वेश्चंस को रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को कैसे रखना है। ठीक है, तो ये गलतियां करी होंगी। अब डज ही हैव, तो ये तो मुझे पता नहीं लगाया नहीं लगाया आपने, खैर छोड़ो वो तो। लेकिन एक चीज और है, यहां पर तो ही नहीं आना था, क्योंकि इनडायरेक्ट में ही आएगा। डायरेक्ट में डू यू हैव, है ना, डायरेक्ट में हम जब बात करेंगे तो डू यू हैव, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रिजनर को ही कर देंगे, तो ये ही का ये तो होना ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे आ जाएंगे, क्योंकि कई लोग कहेंगे सर थर्ड पर्सन को थर्ड पर्सन रखेंगे तो क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत है, जज प्रिजनर से कह रहा है तो डायरेक्टली तो बोलेगा कि हाँ भाई बता, क्या तुझे अपने लिए कुछ कहना है बचाव में, या ये कहेगा कि हाँ भाई क्या उसे बचाव में है, ये इररिलेवेंट है। तो डू यू हैव, अब सुनो, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब। अब जैसे मान लो यहां पर गो होता, डू यू गो, तो इनडायरेक्ट में हम क्या कर देते, ही वेंट कर देते, सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाता। ऐसे ही, ऐसे ही यहां पर जो ये हैव है इसकी सेकंड फॉर्म ये हैड है, पास्ट इंडेफिनिट। दिल छोड़ के चले जाना कमेंट बॉक्स में, अगर लगा हो कि मॉक टेस्ट करने से ज्यादा मजा आ रहा है दो लोगों के सोच की टक्कर, तो डाल डाल मैं पात फिर ठीक है बेटा, अगर ये टक्कर हमारी चलती रही ना तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। ठीक, द यंग मैन सेड टू हिज फादर पार्डन मी सर। अब ये वाला कई लोगों ने हो सकता है इसमें, आई डोंट नो, शायद ये भी लगा दिया हो रिक्वेस्टेड, बट रिक्वेस्ट अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो रिक्वेस्टेड इज फादर टू पार्डन। पहली बात तो पार्डन मी का मी नहीं रहेगा, तो वैसे भी हटा देना था, फिर मी का मी नहीं रहेगा, हटा देना। तो बैग ऑफ समवन, किसी से रिक्वेस्ट करना, गिड़गिड़ाना, टू पार्डन, फिर वही चीज, मी का मी नहीं रहेगा, हिम रहेगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा, साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया क्लेम क्योंकि इट वॉज बेस्ड ऑन एजम्पशंस रादर देन एविडेंस। तो मतलब ये सबूत पे आधारित नहीं था, एजम्पशंस पे था। कैसे एजम्पशंस पे? इसका मतलब ये तो पॉजिटिव चीज है कि भाई सबूत पे नहीं था, इस पे था, तो यहां कुछ ऐसा वर्ड आएगा जो निगेटिव होगा, है ना, निगेटिव होगा। रेशनल पॉजिटिव वर्ड है, लॉजिकल होता है, तो ये हो गलत हो गया। अनइक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर, तो ये क्लियर है, और क्लियर एजम्पशन ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी गलत हो गया। एम्पेरिकल का मतलब प्रैक्टिकल होता है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो स्पीशियस मतलब अस्पष्ट, डाउटफुल, शेडी एजम्पशन मतलब जो श्योर नहीं थे, सर्टेन नहीं थे, तो ऐसी चीजों पर आधारित था, इसीलिए तो उसने रिजेक्ट कर दिया, है ना। लो जी, लिख लो ये चारों वर्ड। एम्पेरिकल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, है ना, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। स्पीशियस का मतलब है देखने में सत्य लगेगा बट एक्चुअल में गलत है ना, डाउटफुल। अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, और रेशनल मतलब लॉजिकल। नेक्स्ट, चलिए, ये हो गया, कितने क्वेश्चन आ गए, 20 क्वेश्चन आ गए। अब एक बार जो है हम इसके पैसेज के वो पढ़ लेते हैं फटाफट, ताकि आपको डायरेक्ट जो है मदद मिल जाए। इट ऑल्सो इमर्ज एज वन ऑफ द ग्रेट मैरीटाइम नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो किस नेशन की बात हो रही है? पैसेज किस चीज के बारे में, ये तो पढ़ के ही पता चलेगा। और अबाउट रेम्ब्रेंट ग्रेटली सरप्राइज, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रेम्ब्रेंट, ये नाम है किसी का, किस चीज ने सरप्राइज किया, है ना, राजा मौनी को, एंड ऑल्सो मेड हिम हैप्पी, और किस चीज से वो खुश हुआ। वॉट इंस्पायर्ड राजा मौनी टू राइट हिज न्यू बुक, किस वजह से राजा मौनी ने अपनी नई किताब लिखी, है ना, जिस क्या था, इंडिया एंड द नीदरलैंड्स, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये नाम था उसकी किताब का। और कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो फिर इसके लिए तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो वैसे वाला भी नहीं है, कुछ तो वैसे वाले भी होते हैं ना जिनको बिना पढ़े भी समझ में आ जाता है, तो ये वाला तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो
पता है कई कई पैसेज ऐसे होते हैं बहुत पढ़ने में टफ लगेंगे, बट समस्या क्या है, वो इजी होते हैं क्योंकि बिना पढ़े भी हो जाते हैं। इस टाइप के पढ़ने पड़ते हैं। चलो मैं वन गो में इसको फटाफट पढ़ देता हूँ। आप एक बात, शायद मुझे लग रहा है इसका फॉन्ट छोटा कर दिया, यादव जी फॉन्ट छोटा है 22, आगे से इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा रखना, नहीं तो इनकी आंखें वैसे ही पढ़ पढ़ के खराब हो रखी हैं, है ना, गड़बड़ हो जाएगी। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई इसको। अब बुक यानी कि किताब के बारे में कुछ है यहाँ पे, वन बाय वन चलेंगे। एक किताब है बाय द इंडियन एम्बेसडर, एक भारतीय राजदूत है, ठीक है, कहाँ, नीदरलैंड्स में। तो वो किताब हाईलाइट करती है हिस्टोरिकल, है ना, ऐतिहासिक एंड करंट एक्सचेंजेस, मतलब इतिहास में जो रहे हैं और इस समय पर जो एक्सचेंज हो रहा है, दैट डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज, है ना। तो ऐतिहासिक और पुराने समय में और आज के समय में जो भी एक्सचेंजेस हुए हैं। अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि एक्सचेंजेस से क्या मतलब है, एक्सचेंजेस से क्या कहना चाह रहा है। तो मतलब एक तरीके से ये देखो कि भाई जो उनके संबंध रहे हैं इतिहास में और आज के समय में, नीदरलैंड के और भारत के, ये सब कुछ बताया गया है इस किताब के अंदर, ठीक है। द फर्स्ट बुक, पहली किताब है ये, इन विच मलयालम लैंग्वेज अपीयर होती है इन प्रिंट, है ना। तो इस किताब में मलयालम लैंग्वेज दिखाई गई है और ये पहली बार हुआ ऐसा। इज द हॉर्टस मालाबैरिकस, ठीक है, क्या है ये, गार्डन ऑफ मालाबार नाम है ये। अ 12 वॉल्यूम ट्रीटाइज रिटन इन लैटिन, अच्छा लिखी गई है किसमें, लैटिन में, और पब्लिश की गई है एम्स्टर्डम में, ठीक है, फ्रॉम 1678 टू 1693। तो क्या कह रहा है ये इसमें, ये कह रहा है कि भाई ये पहली किताब है जिसमें मलयालम लैंग्वेज, मतलब मलयालम लैंग्वेज में छिपी हुई है, मतलब छपी हुई है, सॉरी, ठीक है। और उसका नाम क्या बताया इसने, नाम है हॉर्टस मालाबारिकस, या उसको क्या भी कह सकते हैं, गार्डन ऑफ मालाबार भी कहा जा सकता है, ठीक है, यही कहना चाह रहा है, ठीक है जी। तो ये हो गया, और लास्ट में इसने क्या कह दिया, रिटन इन लैटिन, लैटिन में लिखी गई है, एम्स्टर्डम में ये क्या हुई है, छपी है, ठीक है। और कहां से कहां तक का जिक्र है इसमें, 1678 से 1693 तक का इसमें जिक्र किया हुआ है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। कंपाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल लगे इसको बनने में। कितने साल लगे, 30 साल में किताब तैयार हुई। अंडर डायरेक्शंस फ्रॉम हेनरिक वान रीडे, ये नाम है, इनके दिशा निर्देश में ये किताब जो है तैयार होती है, ठीक है। ये कौन है, एक नेचुरलिस्ट ने, है ना। नेचुरलिस्ट आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल है ये। नेचुरलिस्ट हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो प्रकृति की जानकारी रखता है। और एक ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर भी है, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं ये, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। हु वाज एट द टाइम, उस समय पर ये गवर्नर थे डच मालाबार के, ठीक है। द हॉर्टस मालाबारिकस, जो ये नाम है, ठीक है, किताब, गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट, ये ब्रीफ, सॉरी कंप्लीट अकाउंट देती है किसका, ऑफ द फ्लोरा ऑफ द मालाबार रीजन। मालाबार रीजन का जो फ्लोरा है, फ्लोरा तो आप जानते ही हैं, यानी कि रिलेटेड टू फ्लावर्स, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं उसकी पूरी जानकारी ये देती है, कंप्लीट जानकारी देती है, ठीक है, अलोंग विथ, और इसके साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज, है ना, उनके फायदे गुण जो हैं, और डिटेल स्केचेस, ठीक है, यानी कि वहां पर जो उनके जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, चित्र जो हैं, वो सब दिए गए हैं। मलयालम अपीयर्स इन दिस मल्टीलिंगुअल बुक, मलयालम जो है इस मल्टीलिंगुअल बुक में दिखाई पड़ती है, ठीक है, यानी कि बहुत सारी भाषाएं उसमें ये भी है, along with other languages, मतलब और बहुत सारी भाषाएं भी इसके अंदर है, that were common currency, common currency का मतलब है जो वहां पर उस समय प्रचलन में थी, ठीक है, at that time, at the time, उस समय पर, इंक्लूडिंग अरेबिक भी थी और कोंकणी भी थी, ओके। चलिए, अब ये नाम फिर से आ गया, हॉर्टस मालाबेरिकस वॉज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स टाइम, अपने समय की ये बहुत ही कीमती किताबों में से एक किताब थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, एज वेनु राजामौनी, अच्छा ये नाम है, राइट्स इन हिज न्यू बुक, वो अपनी नई किताब में लिखते हैं, और नई किताब का नाम है इंडिया एंड द नीदरलैंड्स, प्रेजेंट पास्ट एंड प्रेजेंट, सॉरी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इस किताब में वो लिखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीनेशनल एंड मल्टीकल्चरल टीम ऑफ बॉटनिकल एक्सपर्ट्स। तो यानी कि उन्होंने अपनी जो है किताब लिखी है,
और उस किताब में क्या लिख रहे हैं ये, वो लिख रहे हैं कि भाई ये जो है ना, ये किताब जो है ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट किसका है? ऑफ ए मल्टीनेशनल, मतलब अलग अलग, है ना, अलग अलग लोगों से, अलग अलग विशेषज्ञ इसमें जो मिले हैं, मल्टी कल्चरल टीम, समझ रहे हैं? मल्टीनेशनल मतलब अलग अलग देशों की, और मल्टी कल्चरल, मल्टी कल्चरल का मतलब है अलग अलग संस्कृति के लोग इसमें हैं, ठीक है। और खासकर कौन से एक्सपर्ट्स है? बॉटनिकल एक्सपर्ट्स। बॉटनिकल मतलब वही प्लांट ट्रीज से रिलेटेड। यट, इसके बावजूद भी, है ना, फिर भी इट रिमेन्ड लॉस्ट टू द पब्लिक, लेकिन इसके बावजूद भी ये कभी भी लोगों के सामने बहुत ज्यादा नहीं आई, है ना, आम लोगों से दूर रही, मतलब लोगों के सामने नहीं आई। कब तक नहीं आई? अंटिल अ बॉटनी स्कॉलर, जब तक कि एक बॉटनी स्कॉलर जो है फ्रॉम कैलिकट, कैलिकट से, जिसका नाम था के.एस. मनीलाल, लर्नड लेटिन, जब तक उसने लेटिन ना सीख ली और ट्रांसलेट नहीं कर दिया इसको इंग्लिश में। अच्छा, जैसे इंग्लिश में हुई फिर ये लोगों के सामने आ गई 2003 में, एंड इनटू मलयालम, और 2008 में आई ये मलयालम लैंग्वेज के अंदर। हाईलाइटिंग सच इंस्टांसेस, और ये कैसे कैसे इंस्टांस का मतलब है एग्जाम्पल्स, कैसी कैसी चीजों को हाईलाइट करता है। तो ये हाईलाइट करता है क्या? इंस्टांसेस ऑफ द इंडो डच आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एक्सचेंजेस। अब ये इंडो डच का मतलब क्या है? मतलब भारत के और डच के बीच में जितने भी आर्टिस्टिक या कल्चरल एक्सचेंज हुए हैं, है ना, यानी कि कला संस्कृति का जो लेन देन हुआ है, आदान प्रदान हुआ है थ्रू द लास्ट 400 ईयर्स, 400 सालों तक, वॉज द प्राइम रीजन, है ना, यही प्राइम रीजन था कि वाई राजा मौनी, जो कि हैज बीन द एम्बेसडर ऑफ इंडिया, वो भारत के एम्बेसडर रहे हैं टू द नीदरलैंड, ठीक है, थॉट ऑफ राइटिंग दिस बुक। तो रीजन क्या था? मतलब अगर कोई पूछे भाई क्या कारण था, तो वो जो 400 साल तक कल्चरल एक्सचेंज हुआ है ना, यही वो कारण था कि उस वजह से उन्होंने सोचा इस किताब को लिखने के बारे में, ठीक है। द बुक वॉज रिलीज 30 सितंबर 2019 को रिलीज हुई। अच्छा, ये तो अभी रिलीज हुई है। कनेक्शन जो है इंडिया और नीदरलैंड के बारे, दोनों के बारे में बता रहा है कि भाई इंडिया और नीदरलैंड का जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो कब स्टार्ट होता है? बिगिंस विद द डच गोल्डन एज। कब स्टार्ट होता है? डच गोल्डन एज, है ना, जब एक गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है, किसका? डच, ठीक है। व्हेन, अभी गोल्डन पीरियड के बारे में बता रहा है। व्हेन द लेटर, लेटर मतलब कौन सी, किसकी बात हो रही है? नीदरलैंड की बात हो रही है। जब नीदरलैंड वॉज अ फ्लरिशिंग सेंटर फॉर कमर्शियल एंड आर्टिस्टिक एंडेवर्स। तो यहां तक वो ये कहना चाह रहा है कि, इसको पढ़ लो एक बार फिर से, कि कनेक्शन जो है ना इंडिया और नीदरलैंड के बीच में, ये कब स्टार्ट होता है? जब नीदरलैंड का बेस्ट समय स्टार्ट होता है ना, चाहे वो कमर्शियल हो और चाहे वो आर्टिस्टिक हो, उस समय पर ये इनकी दोस्ती जो है वो शुरू होती है, ठीक है। गोल्डन पीरियड यहीं पर है, यानी कि यहीं से गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है। फॉलोइंग स्पेन, स्पेन को फॉलो करते हुए, ठीक है, चाहे स्पेन हो, पोर्टुगल हो या ब्रिटेन ब्रिटेन हो, तो इनको फॉलो करते हुए इट ऑल्सो इमर्ज्ड एज, ये भी उभर के आया एज, कौन? नीदरलैंड की बात हो रही है, एज वन ऑफ द ग्रेट मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी दुनिया के मैरीटाइम नेशंस में से एक बेस्ट नेशन जो है निकल कर आया। मैरीटाइम आपको पता ही है, समुद्री, है ना। मैरीटाइम का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू सी। तो ये भी एक क्या है? मैरीटाइम नेशन ही है, जैसे कि स्पेन, पोर्टुगल और ग्रेट ब्रिटेन। एस्टेब्लिशिंग अ फार फ्लंग एम्पायर थैंक्स टू द वेंचर्स ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, तो समझे बात को, यहां पर क्या कहना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि भाई जो हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसकी वजह से, खासकर इसका जो है बहुत बड़ा रोल रहा है ना, क्योंकि उसकी वजह से बहुत लंबा साम्राज्य फैला हुआ था। फार फ्लंग एम्पायर का मतलब है बहुत दूर दूर तक, ठीक। ओवर द कोर्स ऑफ हिज रिसर्च फॉर द बुक, अब इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है कि भाई जब उसने इस किताब के बारे में रिसर्च की, तो राजा मौनी कहते हैं कि वन ऑफ द थिंग्स दैट सरप्राइज हिम, जिसने उसे सरप्राइज किया उनमें से एक चीज थी, वॉज हाउ टेकन द ग्रेट डच मास्टर रेम्ब्रेंट वॉज विद इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स, कॉमा, कलेक्टिंग देम
एंड इवन मेकिंग ड्राइंग्स इंस्पायर्ड बाय देम। इस लाइन को एक बार यहां से फिर चेक कर लीजिएगा, क्या कहना चाह रहा है, यहां से लेकर यहां तक पढ़ लो एक बार क्या कह रहा है। ओवर द कोर्स ऑफ हिज रिसर्च फॉर द बुक, जब उसने बुक पे रिसर्च किया, रिसर्च करते समय तो एक बात थी जो उसने मतलब बहुत ज्यादा वो आश्चर्यचकित हुआ कि जो हमारा डच कलाकार था ना, ये कहाँ है, ये रहा डच मास्टर रिमेम्बरेंट, ठीक है, इसकी बात की है उसने कि भाई ये जो डच कलाकार था वो इंडिया की जो पेंटिंग्स है ना उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, यही कहना चाह रहा है वो कि ये बहुत सरप्राइजिंग थी। आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज टू डिस्कवर, वो कह रहा है मैं सरप्राइज था बट प्लीजेंटली मतलब बहुत खुश हुआ, टू डिस्कवर दिस, क्या पाके उसने क्या ढूंढा कि रिमेंबर, ये क्या है नाम है इसका, रिम्ब्रेंट रेम्ब्रेंट रेम्ब्रेंट इज कंसिडर्ड एन एब्सोल्यूट मास्टर, कि एक बंदा जो एब्सोल्यूट एक मास्टर कहलाया जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट माना जाता है, हु वुड ओनली हैव मेड ओरिजिनल्स, जो यार हमेशा अपनी ओरिजिनल कॉपी बनाता था, है ना। तो वो कह रहा है कि भाई ये तो हमेशा अपनी ही कॉपी बनाता था, अपनी ही चीजें बनाता था, ठीक है। इट इज वेरी रेयर दैट अ मास्टर लाइक हिम वुड कॉपी अदर आर्टवर्क्स, तो कह रहा है कि यार ऐसा आदमी भी कॉपी कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सेज राजा मौनी, राजा मौनी ये चीज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, दिस फैक्ट इज इंडिकेटिव, ये फैक्ट, ये बात ये दर्शाती है किस चीज का इंडिकेशन है ये, ऑफ द हाई एस्टीम इन विच इंडियन आर्ट वॉज हेल्ड इन यूरोप, और ये इस बात को दिखाता है कि यूरोप के अंदर जो हमारी संस्कृति है, इंडियन आर्ट है, भारतीय जो कला है, ये संस्कृति है, इसको किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती थी। बुक, और बुक के बाद फिर सीधा सा आता है आपका ये इंडिया और इसका रिलेशन। तो किस, ये कह रहा है इट ऑल्सो इमर्ज्ड एज वन ऑफ द ग्रेट मैरीटाइम नेशन, तो कौन से कंट्री की बात कर रहा है वो बात कर रहा है नीदरलैंड की, है ना। उभर के तो यही आया था ना, पोर्टुगल स्पेन की तरह। किस चीज के बारे में है टॉपिक, द बुक रिटन बाय द इंडियन एम्बेसडर इन द, ओके, उस किताब के बारे में है। राजामौनी के बारे में नहीं, राजामौनी तो हिस्सा है उसका, ट्रीटाइज हॉर्टस मालाबेरिकस पब्लिश्ड इन द नीदरलैंड, उस किताब के बारे में। या रिलेशन है किसका, इंडिया का और नीदरलैंड का, तो यही है, इसी के रिलेशन की बात की गई है। बुक उसका एक पार्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रेम्ब्रेंट ग्रेटली सरप्राइज, किस बात से वो सरप्राइज हुआ, है ना, कौन सी बात थी, दैट रेम्ब्रेंट वॉज अ ग्रेट डच आर्टिस्ट, इससे सरप्राइज नहीं था, ग्रेट तो था ही। दैट रेम्ब्रेंट कलेक्टेड इंडियन मिनिएचर पेंटिंग, कलेक्ट किया उसने, नहीं। दैट रेम्ब्रेंट कंसिडर्ड एज, उसको मास्टर माना जाता था, उसने कॉपी किया, यही आंसर होगा कि यार वो बंदा भी कॉपी कर रहा है। व्हाट इंस्पायर्ड राजामौनी टू राइट हिज न्यू बुक, इंडिया, अच्छा, इंडिया एंड द नीदरलैंड्स, ये किताब लिखने के लिए वो इंस्पायर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। रूल ऑफ द डच ईस्ट, नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से नहीं। हिज बीइंग द एम्बेसडर ऑफ इंडिया, कि वो एम्बेसडर था, नहीं। इंस्टांसेस ऑफ द इंडो डच आर्टिस्टिक एंड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू द लास्ट 400 ईयर्स, जो 400 साल तक कल्चरल एक्सचेंज हुआ ना इंडो डच का, आर्टिस्टिक और कल्चरल एक्सचेंज, इसकी वजह से, है ना, इन इंस्टांसेस की वजह से वो क्या हुआ, इंस्पायर्ड हुआ। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हॉर्टस मालाबेरिकस, मतलब उस किताब की बात कर रहा है। इट गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द लाइफ इन मालाबार रीजन, ओके। इट इज अ 12 वॉल्यूम ट्रीटाइज रिटन इन लैटिन, ये बिल्कुल सही है। इट वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ अ मल्टीनेशनल मल्टीकल्चरल, ये भी सही है। मैनी लैंग्वेजेस लाइक मलयालम, कोंकणी एंड अरेबिक अपीयर इन द बुक, ये भी सही है। इट गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ द लाइफ इन द मालाबार रीजन, यही गलत है। ठीक है जी, अच्छा, 25वां हो गया ये तो, चलो जी, तो ये हो गया आपका, बस यही था, है ना। यही था बस। हम्म ठीक है, देखो एक मैं ये चीज बताना चाह रहा था आपको कि जैसे यहां पर है ना, इसने कहा है
कि द हॉर्टस मालाबारिकस गिव्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा ऑफ द मालाबार रीजन। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया लास्ट में, लाइफ इन द मालाबार रीजन, ठीक है, वो फ्लोरा, फ्लोरा जो था ना वहां का, उसके बारे में बताता है, लाइफ के नहीं। ठीक है, चलो जी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि कौन कौन से वो हादसे हैं जिसने आपको इसमें परेशान किया, या कौन सी चीज़ में मजा आया, कौन सी चीज़ आपने सीखी इसमें, और कहाँ आपसे गलतियां हुई। बाकी नरेशन वाला जरूर बताना, ठीक है। और मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आगे अभी सोच रहा हूँ कि रिकॉर्ड करके अभी बताना, सजेशन देना कि जैसे मान लो सुबह हम डालते हैं तो उसके साथ ही एक तरफ मॉक टेस्ट और एक तरफ वीडियो सॉल्यूशन तुरंत ही डाल दिया जाए, क्योंकि फिर 24 घंटे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर एप्लीकेशन में डालेंगे तो यूट्यूब पे डालने का कोई सेंस ही नहीं है। फिर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो जो आप वहां पर उसको सॉल्व करते हैं, साथ के साथ उन बच्चों को वही मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आगे से मॉक टेस्ट प्लस सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन साथ के साथ ही बच्चों को वही मिल जाए। ठीक है, पहले से पहले ही उसको अपलोड कर दें और साथ के साथ ही सॉल्यूशन, क्योंकि जैसे ही मॉक टेस्ट होता है तुरंत सॉल्यूशन मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप अगर सोचते हैं ऐसा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर मैं साथ के साथ ही आपको वहीं डलवा दिया करूंगा। ठीक है, और संडे की मैराथन के लिए तैयार अगर मैंने रखी है तो बहुत सोच समझ के रखी है, क्योंकि बिना प्लानिंग के मैं कोई काम नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए संडे को 8 बजे तैयार रहना सभी लोग। ठीक है, ओके, ठीक है। और आज का मॉक टेस्ट डल गया है, जाके उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके भाई, जय हिंद, नमस्ते।